वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जरूरी है ना, क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका टॉपिक पे क्या कमांड है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कंसेप्ट पे अच्छा पकड़ होगा। तो ये जो सारा का सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उम्मीद करते हैं कि आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे, एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, तो उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और आप अपना एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें आप कि ये जो सारा का सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसे आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा के सॉल्व करें, जिससे आपका कंसेप्ट पे अच्छा पकड़ हो। ठीक है, देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन है ना। हाँ ठीक है, यहां पर बोल भी रहा है सिग्नम फंक्शन डिनोट्स सिग्नम फंक्शन। ठीक है, देखेंगे यहां पर कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। इसका रेंज पूछ रहा है ना हमसे, क्या लिखा हुआ है यहां पर, सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस, अच्छा ऊपर नीचे सेम ही है, बस ऊपर में +4 है और नीचे में +3 है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, +3 +1 ऐसा लिख सकते हैं ना। और नीचे में क्या है हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइएगा, और नीचे में कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3। एक सेकंड रुकिए, क्या हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आवाज फिर कैप्चर हो जाए। हाँ, क्योंकि बाहर से काफी आवाज आ रहा है ना, तो हो सकता है कि कहीं माइक में वो ना आ जाए। तो कहाँ थे हम, काफी ज्यादा आवाज है, उम्मीद करते हैं कि आप तक वो आवाज नहीं पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ मेरा आवाज ही पहुंचे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा ये सब तो हम देख रखे थे ना, हाँ आएंगे यहाँ पर, यहाँ तक हम कर रखे थे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्नम ऑफ, और ये तो 1 हो जाएगा ना, दोनों सेम ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ से क्या मिला, 1 + 1 अपॉन, और नीचे में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3। ऐसा करते हैं ना, इसे हम 1 + 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सिग्नम ऑफ 1 + और नीचे में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है ना, और किसी का स्क्वायर हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा, और +2 हो रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है हमारा, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ऊपर 1 है और नीचे में पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो हमारा पॉजिटिव ही हो जाएगा। और इधर क्या लगा है, 1+, तो अगर ये ओवरऑल सिग्नम के अंदर का बात करें तो वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे सिग्नम हमारा क्या देता है, 1, तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू मिल पाएगा हमें। मतलब अगर एफ एक्स का बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू यहां पर क्या है, 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना। तो इतना जो सिग्नम के अंदर लिखा हुआ था ना, वो आपको डराने के लिए लिखा हुआ था। सिग्नम फंक्शन आप जब भी देखें ना, तो आपको डर कम से कम लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 3 ही वैल्यू देता है, -1 0 और 1, पॉजिटिव पे 1, निगेटिव पे -1, 0 पे 0। तो सिग्नम फंक्शन देख करके आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, अंदर कुछ भी रहे, बस ये देखिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर 0 है। जैसा कि इस केस में हम क्या देखें कि अंदर क्या है हमारा, पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू 1 लिखिए ना, क्या दिक्कत है। तो एक्स का हर वैल्यू पे ये क्या देगा, 1 ही देगा, चाहे आप एक्स का कुछ भी वैल्यू इसमें रखिए। तो इसका रेंज हमारा क्या आ जाएगा, जब एक ही वैल्यू आ रहा है तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सवाल बन पाया होगा, और नहीं बन पाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो हम अच्छे से समझे ना कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर ये सोचना था कि सिग्नम के अंदर हमारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अच्छा, रेंज निकालना है यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स का हमें रेंज निकालना है। रेंज तो निकालेंगे ही, अगर डोमेन का बात करें तो क्या आप डोमेन भी निकाल सकते हैं इसका? आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं। डोमेन बोले तो जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड होगा? वो हर एक्स के लिए डिफाइंड होगा, वो हर एक्स के लिए डिफाइंड होगा जो रूट के अंदर निगेटिव ना बना रहा हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रूट ही है, बस रूट का हमें ख्याल रखना है कि रूट के अंदर हमारा निगेटिव ना हो। बोले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। बोले तो एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। ये सॉल्व करना आता है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4? अगर नहीं आता है तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो जाकर के देखिए, वहां पे हम बताए हैं ये चीज, समझ रहे हैं? तो ये चीज हम बताए हैं वहां पे, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर इसमें आपको डॉट है तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाके मॉडुलस फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे देख सकते हैं, वहां पे इसके बारे में हम जिक्र किए। और हालांकि ये तो कॉमन सेंस का बात है ना कि एक्स स्क्वायर 4 से कम है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा, -2 से 2 ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस का बात है। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो एक्स क्या रहा होगा हमारा, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, क्योंकि स्क्वायर है तो -1 से छोटा भी होगा यहाँ पर। ठीक है, और डोमेन का बात करें तो ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हमें अंदर में रूट के अंदर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों रूट के अंदर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर दोनों होना चाहिए मतलब इन दोनों का कॉमन एक्स ही हमारा डोमेन हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन एक्स ही हमारा डोमेन हो जाएगा। और इन दोनों का अगर कॉमन एक्स का बात करें तो कॉमन एक्स हमें क्या मिलेगा, ये बोल रहा है हमारा 1 के बाद, 1 इंक्लूडेड है ना, 1 के बाद और -1 के पहले। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, -2 से 2, तो -2 इधर आएगा, -2 से 2, -2 से 2। तो इन दोनों में कॉमन एक्स हमारा कौन सा है, ये वाला। बोले तो -2 से -1, 1 से 2। तो यहां से अगर कॉमन एक्स का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन एक्स का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डोमेन निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है रेंज, तो डोमेन का हम क्या करें, डोमेन का क्या करें, अभी तो हम सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन से सीख रहे हैं, जो पूछ रहा है उसके अलावा भी देख ले रहे हैं कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं इसमें। हालांकि आंसर तो वही करेंगे हम जितना वो हमसे पूछ रहा है, बट अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं? तो हमसे पूछा क्या है, रेंज। तो अब रेंज देखेंगे यहाँ पर, y इक्वल टू कितना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है ना, तो रूट अगर हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, स्क्वायर कर दे क्या बोथ साइड। अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे तो इधर से हमारा क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा हमारा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। बोले तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, यहां से बचेगा 4 माइनस 1 3, और इधर क्या है 2 प्लस 2, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, रूट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर इधर से आया और एक एक्स स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर। कांस्टेंट कितना आएगा हमारा, -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अंदर में, रूट के अंदर में तो एक तरह से क्वाड्रेटिक हमारा बन गया ना। और क्वाड्रेटिक के बारे में हम तो एक्सपर्ट हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक टॉपिक तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं ना। अगर आप क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े तो क्वाड्रेटिक भी
पढ़ सकते हैं, वो सब कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अभी अगर छोटा छोटा पार्ट आते रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक के बारे में हम जिक्र करते जाएंगे अलग से। तो अंदर में क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, और एक्स खुद कहाँ से कहाँ था हमारा, -2 से -1, 1 से 2। तो एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 4। अगर एक्स हमारा 1 से 2 और -2 से -1, तो एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 4। तो ये 1 से 4 में क्वाड्रेटिक है हमारा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस रूट के अंदर का अगर बात करें, हालांकि इसका इस क्वाड्रेटिक का रूट तो हमें दिख रहा है, क्या होगा, 1 और 4। 1 और 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप 1 और 4 रखिए। एक्स स्क्वायर को अगर टी मानेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा हमारा। तो 1 और 4 है इसका रूट, तो ये क्वाड्रेटिक हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है हमारा और ये y, और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देता है, -b/2a पे। बोले तो कितना हो जाएगा हमारा, 5/2। 5/2 पे मिनिमम देगा। इसका रूट कितना है, 1 और 4, वो तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 पे ये मिनिमम देगा। और अब जब 5/2 रखेंगे, 5/2 यहाँ पे रखिए, आपको क्या मिलेगा, -d/4 है। या डायरेक्ट 5/2 ही रख के देख लीजिए ना क्या आ रहा है आपका। तो यहाँ से मिलेगा आपको, 5/2 रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे 5/2 रखिए, तो ये बनेगा 25/4 प्लस 25/2 -4। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -25/4 प्लस 25/2 क्या बन जाएगा हमारा, 25/4। 25/4 -4 कितना आएगा हमारा, 9/4। 25/4 -4 क्या बनेगा हमारा, 25 -16/4। 25 -16 बोले तो 9, तो 9/4। तो ये 5/2 पे हमें क्या मिल रहा है, 9/4। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 पे 9/4 आ रहा है, ना कि x इक्वल टू 5/2 पे 9/4 आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक है, ये हमारा पॉजिटिव कब आ रहा है, देखिए यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 1 के बाद पॉजिटिव आ रहा है और 4 के पहले पॉजिटिव आ रहा है। और कितना पॉजिटिव आ रहा है, अंदर वाले क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू 9/4 आ रहा है ना 5/2 पे, और मिनिमम 0। तो ये अंदर में हमारा क्या चल रहा है, 3 + 2, अंदर में क्या चल रहा है हमारा, 0 से 9/4। अंदर वाला का वैल्यू हमारा क्या चल रहा है, 0 से 9/4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 + 2, और अंदर में 0 से 9/4 चल रहा है ना, और उसका रूट लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 0 से 3/2। 0 से 9/4 तक का किसी भी नंबर का आप रूट लेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, 0 से 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 + 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 0, और 3 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 क्या बनेगा, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये चलेगा 3 से 6, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हम स्क्वायर किए थे ना, यहाँ पे लिख देंगे y² इक्वल टू दिस वन। तो अगर y का बात करें, y² हमारा 3 से 6 है, तो y फिर हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -√6 से -√3 यूनियन √3 से √6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y हमारा क्या था, 2 रूट का सम, और रूट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब दो पॉजिटिव का सम, 2 पॉजिटिव का सम हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी गया, सिर्फ y का हमारा क्या पॉसिबिलिटी बचा, √3 से √6, √3 से √6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर बच्चे इसे सॉल्व कर पाए होंगे। आप में से ज्यादातर लोग इसे सॉल्व कर पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम बैटरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका बैटरी
कभी भी डेड हो सकता है, तो चेंज कर लेते हैं उससे पहले। रुक जाएगा 1 सेकेंड। आ रहा है आवाज? हाँ, तो कहाँ थे हम? क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ कुछ इक्वेशन दिया हुआ है हमें, देन हमें बताना है कि एफ ऑफ -2 हमारा क्या होगा। तो इस इक्वेशन में अगर आप एफ एक्स निकालना चाहें तो एफ एक्स निकाल सकते हैं क्या? अगर आप एफ एक्स निकालना चाहें तो एफ एक्स में मॉड ही लगा हुआ है ना, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एफ एक्स पॉजिटिव ले लीजिएगा और एक बार एफ एक्स निगेटिव ले लीजिएगा। बट हम बोलते हैं कि ये इतना करना भी क्यों है? आपसे पूछा क्या एफ ऑफ -2 ना, तो डायरेक्ट -2 रख दीजिए यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर -2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आपका क्या बनेगा? -2 का पावर 4 और एफ ऑफ -2। जब एफ ऑफ -2 ही पूछा है तो आपको एफ एक्स क्यों निकालना है, उसके बारे में सोचिए ही नहीं। डायरेक्ट -2 रख करके देखिए क्या होगा। -2 रख कर देखिए क्या होता है। तो यहाँ से बनेगा -√1 माइनस साइन, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ -4 पाई। और इधर क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ एफ ऑफ -2, -2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ -2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा 16 एफ ऑफ -2, और इधर कितना है? 2 एफ ऑफ -2। तो कितना बन जाएगा हमारा? 18 एफ ऑफ -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये एफ ऑफ -2 है ना, लेकिन मॉड के साथ है। तो एफ ऑफ -2 मॉड के साथ है हमारा, ठीक है। मॉड देखते हैं बाद में। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? साइन ऑफ -4 पाई। साइन मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या आता है हमारा? 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 1 - 0 1 ही होगा, और 1 का रूट 1 ही होगा। इधर -1 है ना, तो उस तरफ जाएगा तो +1 +1। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है हमें, ये एफ ऑफ -2 को प्लस से खोले या फिर माइनस से खोले, क्योंकि मॉड लगा है ना। तो ऐसा करते हैं ना, दो केस बनेगा यहाँ पर। मान लेते हैं हम कि एफ ऑफ -2 हमारा ग्रेटर देन 0 है, और एक बार मान लेते हैं एफ ऑफ -2 हमारा लेस देन 0 है। अगर एफ ऑफ -2 हमारा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के साथ आप खोल सकते हैं, खोल के देखिए क्या आता है। तो अगर आप पॉजिटिव के साथ खोलेंगे तो ये क्या बनेगा? 18 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ -2 माइनस एफ ऑफ -2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? एफ ऑफ -2 कितना? इधर 17 बन रहा है ना, तो 1/17। हम पॉजिटिव माने थे और पॉजिटिव ही आया हमारा एफ ऑफ -2 का वैल्यू, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आते हैं, इधर क्या बनेगा हमारा? 18 टाइम्स एफ ऑफ -2 तो पहले से है, और अगर एफ ऑफ -2 हमारा निगेटिव हुआ तो निगेटिव अगर मॉड के अंदर रहता है तो ये निगेटिव साइन के साथ खुलता है, और पहले से एक निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा हमारा? पॉजिटिव। एफ ऑफ -2 इक्वल टू 1। तो यहां से एफ ऑफ -2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1/19। 1/19। अब इस वैल्यू में प्रॉब्लम क्या है कि हम एफ ऑफ -2 का वैल्यू लेस देन 0 मान करके आगे बढ़े थे, और आगे जा करके ये हमारा आ गया पॉजिटिव, जबकि इसको कैसा आना चाहिए? निगेटिव। मतलब ये एफ ऑफ -2 का वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एफ ऑफ -2 लेस देन 0 मान करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व किए, और हमारा एफ ऑफ -2 एक ऐसा वैल्यू आया जो कि इस केस को ही वायलेट कर रहा है। तो ये केस से हमें कोई भी एक्स का वैल्यू, इस केस से हमें कोई भी फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1/17। तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि 1/19 भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप सोचेंगे कि 1/19 में क्या खराबी है, बट खराबी क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये नहीं होगा, अलग से क्रॉस लिख दे रहे, जिससे आपको आगे भी याद रहे कि 1/19 हमारा नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें
कि जल्दी जल्दी में 1/19 पे टिक मार के आप आगे ना बढ़े। इस तरह का गलती हो सकता है, और एग्जाम में आपको मान लीजिए मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो आपका नंबर निगेटिव तो नहीं होता है ना मल्टीपल सिलेक्ट में, जो भी हो आपका लॉस तो होगा ही, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ए, 1/17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, अ लाइन मूव्स इन द रीजन गिवन बाय द ग्राफ, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व अ पर्सन कैन मूव सो दैट ही डज नॉट इनकाउंटर लाइन। लाइन मतलब क्या होता है, शेर, मतलब शेर इस ग्राफ पे मूव कर रहा है, जो भी यहां से ग्राफ मिलेगा इस ग्राफ पे मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि एक आदमी कहां पे मूव करे कि उसको शेर ना मिले, शेर ना मिले, क्योंकि अगर उसको शेर मिल गया तो शेर तो उसको खा जाएगा। तो हमें देखिए, आप इस तरह से सोचिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कितना अच्छा है। मतलब अगर आपको मैथ्स आता है और आपको किसी तरह से पता चल गया कि शेर किधर मूव कर रहा है, अगर उसको आप पैटर्न पकड़ लिए, अगर मान लीजिए आप जंगल में हैं और आपको पता चल गया कि शेर किधर कैसे मूव कर रहा है, अगर आपको उसका एक पैटर्न पता चल गया और आपको मैथ्स आता है, तो आप एक तरीके से फ्री होकर के वहां पे घूम सकते हैं कि हाँ यहाँ शेर नहीं आता है, यहाँ घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका रियल लाइफ में भी काम आ सकता है अगर आप जंगल में भटक गए तो सॉल्व करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बोल रहा है हमसे, लाइन इस रीजन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, ग्राफ ही हम बना लेते हैं। थोड़ा और बड़ा ग्राफ बनाए क्या, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा फिर नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर y में मॉड लगाया, x में मॉड लगाया ना, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें। तो अगर मान लीजिए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, मतलब कि अगर y हमारा पॉजिटिव हुआ और x भी पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा क्या बनेगा, y माइनस, अगर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और x पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ मॉड x हमारा खुलेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस 1 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला 0 इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई का हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर एक्स वाई दोनों हमारा पॉजिटिव है तो। मतलब शेर फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहा है, मतलब भूल के भी हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहां पे हमें शेर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो वहां पे हमें शेर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भूल के नहीं आना है, क्योंकि एक्स वाई का हर वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ग्राफ में ये रीजन तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा का पूरा आएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट आता है कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y तो हमारा पॉजिटिव रहेगा लेकिन x निगेटिव, तो y पॉजिटिव, तो मॉड y किससे खुलेगा, प्लस साइन के साथ। तो क्या बनेगा, y माइनस y माइनस x, और x निगेटिव है तो मॉड किसके साथ खुलेगा, निगेटिव साइन के साथ, तो इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, y कैंसिल, 2x इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है हमारा, x इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा, y एक्सिस, मतलब ये, मतलब ये y एक्सिस। तो अगर आप x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं और x लेस देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो वहां से आपको सिर्फ x इक्वल टू 0 ही मिला, और x इक्वल टू 0 आपका क्या होता है, y एक्सिस। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में मान ले कि थर्ड क्वाड्रेंट मूव कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव x और निगेटिव y, एक्स वाई दोनों निगेटिव, तो मॉड y और मॉड x दोनों हमारा माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा तो प्लस y हो जाएगा ना, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 2y इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल, क्या मिला हमें, y इक्वल टू x।
y इक्वल टू एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बनाना चाहें तो y इक्वल टू एक्स कैसा बनेगा हमारा, ऐसा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब अगर रीजन का बात करें तो हम हरा कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रीजन और फिर इधर, और फिर इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, हरा से कर देते हैं इस रीजन में, तो हमें भूल के भी नहीं आना है। और ये वाला लाइन पे भी हमें भूल के नहीं आना है। और ये हो गया हमारा। अब मान लेते हैं x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो ये हमारा क्या बनेगा, y निगेटिव पे ये बनेगा y माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, माइनस x, और x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2y इक्वल टू 0, बोले तो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है, x एक्सिस, और x एक्सिस तो पहले ही कवर हो चुका है ना, तो हमें ये मिलेगा। तो फाइनली जो शेर है हमारा वो इधर मूव कर रहा है, इस वाले रीजन में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस लाइन पे मूव कर रहा है, और इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस लाइन पे नहीं आना है ताकि हमें शेर ना खा पाए, क्योंकि शेर यहीं पर मूव कर रहा है। तो अगर किसी आदमी को अपना जान बचाना है तो सब जगह घूमे, बस जहां पे जो ग्रीन रीजन है हमारा वहां पे नहीं मूव करे, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सा जो ग्राफ है हमारा, क्या बोल रहा है हमसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व अ पर्सन कैन मूव। हाँ, तो इन सभी में से किसका कर्व पे अगर वो पर्सन मूव करेगा तो वो ग्रीन रीजन पे नहीं आएगा। तो अगर e टू द पावर माइनस एक्स है ना, e टू द पावर एक्स का अगर ग्राफ का बात करें, ऐसा करते हैं ना, एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे। हालांकि e टू द पावर माइनस मॉड एक्स का हम ग्राफ देखे थे ना, नहीं देखे थे क्या, देखे थे तो याद होगा ना आपको, अब तक तो याद हो गया होगा, ये सब ग्राफ इतना बार ड्रॉ किए। वो स्लाइड किधर चला गया, एक सेकंड और रुक जाइएगा, पता नहीं किधर कर दिया। हाँ, e टू द पावर क्या बोल रहा है, ए नंबर देखेंगे, ए में हमसे क्या बोल रहा है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। अगर x हमारा पॉजिटिव हुआ तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस एक्स, और x हमारा निगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर x। और e टू द पावर x का ग्राफ आपको याद है क्या, e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, और आपको चाहिए किसका ग्राफ, e टू द पावर x अगर ग्रेटर देन 0 है तो e टू द पावर माइनस एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स याद है आपको, एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करते थे हम, y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते थे। तो अगर y एक्सिस के अबाउट आप इमेज लेंगे और x ग्रेटर देन 0 पे, तो आपका क्या बनेगा, जैसा इधर वैसा इधर, तो ऐसा बनाइएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफ में काफी डिटेल में जब हम सीख रहे थे, एक सेकेंड, ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना भी हम सीखे हैं क्या, ग्राफ ट्रांसफॉर्म करना शायद अभी हम नहीं सीखे ना, ये क्वेश्चन फिर कैसे आ गया इधर, चलिए नहीं सीखे हैं तो अभी आपको सिखा देते हैं। मुझे याद है कि लेक्चर नंबर ना अभी नहीं सीखे ना, अभी नहीं सीखे, आगे का लेक्चर में है वो, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप नहीं सीखे होंगे, तो एक क्वेश्चन फिर इधर नहीं आना चाहिए ना, कोई बात नहीं, चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए आगे चल के हम सीखेंगे डिटेल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का लेक्चर में है शायद, हाँ ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अगर आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो e का पावर माइनस 2 पे मिल रहा था, x की जगह पे 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो e का पावर माइनस 3 पे मिल रहा था,
समझ रहे हैं? तो +2 पे क्या मिलेगा आपको, जो -2 पे मिला था, +3 पे क्या मिलेगा आपको, -3 पे मिल रहा था। और उन सभी को कनेक्ट करेंगे तो आपका इमेज ही बनेगा ना y एक्सिस के अबाउट। आगे चल के डिटेल में सीखेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हमारा आएगा। ठीक है, जो फाइनल ग्राफ होगा हमारा, और x लेस देन 0 पे तो नॉर्मल e⁻x ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे इरेज कर दिए। तो फाइनल आपका जो ग्राफ बना वो ये बना। समझ गए? तो पर्सन अगर इस पे मूव करेगा तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो चला गया तो शेर तो उसको खा जाएगा। मतलब पर्सन इस पे, इस ग्राफ पे नहीं मूव करना चाहिए, अगर इस पे मूव किया तो वो फिर शेर उसे खा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए, ग्राफ हम डिटेल में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, डिटेल में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अभी शायद लेक्चर नंबर 9 है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर बाद में। अभी आते इधर, यहाँ पे तो समझ गए ना कि 2 पे अब क्या मिलेगा, जैसे x के जगह पे आप 2 रखेंगे, x for x ग्रेटर देन 0 क्या है हमारा e⁻⁻x। तो जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपको एक्चुअल में क्या मिलेगा, जो -2 पे मिल रहा था। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जो -3 पे मिल रहा था। 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो -5 पे आपको मिल रहा था। तो एक तरीके से मिरर इमेज नहीं हो गया, और डिटेल में तो सीखेंगे ही। अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ का तो कई बार जिक्र किए, कैसा होता है हमारा, x का वैल्यू बढ़ने से ये y किधर जा रहा है, 0 की तरफ। x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो y किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। और x अगर 0 प्लस है, मतलब 0 से हल्का सा आगे, तो ये y किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। 1/0 प्लस किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। इस पर तो काफ़ी डिटेल में किसी क्वेश्चन में या शुरू का कुछ स्टार्टिंग लेक्चर वीडियो में बात किए थे। इनफैक्ट अगर x -इन्फिनिटी की तरफ भी टेंड करेगा तब भी तो y 0 की तरफ ही टेंड करेगा ना। नीचे एकदम बड़ा से बड़ा नंबर अगर नेगेटिव साइड का भी रखेंगे तब भी तो ये 0 हो जाएगा ना। 1/ बहुत बड़ा नंबर 0 की तरफ टेंड करेगा। और 0 माइनस रखेंगे तो 0 माइनस निगेटिव है, और 0 रखने पर किधर टेंड करता है, इन्फिनिटी की तरफ। तो किधर टेंड करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि 0 माइनस है ना, निगेटिव साइड का बड़ा, निगेटिव साइड का बड़ा। तो 0 रखने पर -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और ये कंटिन्यूस भी है ना, 0 से पहले तो कंटिन्यूस है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा ग्राफ। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे नहीं आना चाहिए था। मतलब अगर इस कर्व को वो फॉलो करे तब भी शेर उसको खा जाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आना ही नहीं चाहिए इधर। तो मतलब अगर ग्राफ का बात करें तो शेर किधर मूव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये लाइन पे। तो यहाँ तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि अगर इधर मूव किया तो शेर उसे खा जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा था हमसे, सिग्नम ऑफ एक्स। तो सिग्नम ऑफ एक्स हमारा कैसा होता है वो तो हम पहले ही देख रखे हैं ना। पॉजिटिव पे 1, निगेटिव पे -1 और 0 पे 0। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगेन इसे भी शेर खा जाएगा। तो ये तीनों बेवकूफ़ है। ये अगर इस कर्व पे कोई मूव कर रहा है कोई आदमी तो वो बेवकूफ़ है। तो ये तीनों हमारा आंसर तो नहीं होगा। अब कम से कम तो एक आंसर होना चाहिए ना, तो डी हमारा करेक्ट। डी बना के देखने का जरूरत है क्या, डी बना के देखने का जरूरत है क्या। जब 3 गलत है तो चौथा सही होगा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, आप तो बिना सॉल्व किए डी पे टिक मार दिए। तो हाँ, 3 गलत है तो चौथा सही होगा, कम से कम एक तो सही होना चाहिए ना, तो चौथा सही होगा। आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, कंफर्म होके बताइए। तो कंफर्म होके बता रहे हैं, 4 में से मिनिमम एक तो सही होता है ना हमारा ऑप्शन, तो चौथा हमारा सही होगा। अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, हम बता रहे हैं डी कैसे सही होगा, देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मजाक कर रहे थे, बस बताएंगे। देखिए डी हमारा क्या है, y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ x का मॉड। हालांकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ गया, क्योंकि अभी हम ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखे है ना, शायद लेक्चर नंबर 9 में है हमारा, तो उसके बाद। लेकिन ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। बस ये क्वेश्चन आ गया तो अब आ गया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपसे हम पूछे y इक्वल टू, और सोचिए आप ये भी तो सोचिए ना, आप वो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं जो अभी आप पढ़े नहीं है।
तो एक अलग आपका दिमाग लगता है उसमें, तो आपका सोचने का शक्ति तो बढ़ रहा है ना। देखिएगा यहाँ पर, अगर आपसे पूछे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपको आता है क्या? कैसा होता है हमारा? ऐसा, y इक्वल टू मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, याद है ना। अब यहां पर अगर आपसे हम बोले कितना था, +4 था ना। अब यहां पर आपसे बोले कि मॉड एक्स +4 का बनाइए, समझ रहे हैं? तो पहले जो y इक्वल टू मॉड एक्स में आपको जो भी वैल्यू मिल रहा था उसमें अब 4 हमारा ऐड हो जाएगा। पहले y इक्वल टू मॉड एक्स में 0 पे क्या मिल रहा था, 0, अब उसमें 4 ऐड हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा ऊपर नहीं उठ जाएगा, x का हर वैल्यू पे जो पहले y मिल रहा था उसमें अब 4 ऐड हो जा रहा है, फंक्शन में 4 ऐड हो जा रहा है। तो पहले जो x के लिए आपको y मिल रहा था उसमें अब +4 हो जा रहा है। तो आप पहले अगर मान लीजिए x 5 पे आपको 5 मिल रहा था, तो अब क्या मिलेगा, 5 + 4 बोले तो 9। तो ये ग्राफ हमारा 4 यूनिट ऊपर नहीं उठ गया, 4 यूनिट ऊपर उठ गया ना। तो पहले ये 0 पे 0 दे रहा था, अब ये 0 पे क्या देगा हमारा, 4। इससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर हम मॉड एक्स +4 में एक और मॉड लगा दे, एक और मॉड लगा दे, तो उससे क्या होगा? तो यहां पर देख सकते हैं x का हर वैल्यू के लिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारा, तो एक एक्स्ट्रा मॉड लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी पॉजिटिव आएगा, जैसे x का वैल्यू 5 पे ये 9 आ रहा था, अभी भी 9 ही आएगा। मॉड लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। हाँ, निगेटिव रहता तब फर्क पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी x का सारा वैल्यू के लिए ये हमारा पॉजिटिव है, तो उस पर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर ये y इक्वल टू दिस वन था ना, y इक्वल टू दिस वन। अब अगर माइनस साइन लगा दे तो उससे क्या होगा? तो पहले जहां पे +9 आ रहा था वहां पे क्या आने लगेगा, -9। जहां पे पहले +3 आ रहा था वहां पे अब क्या आने लगेगा, -3। समझ रहे हैं? तो x का जिस वैल्यू पे y हमारा अल्फा आ रहा था वहां पे क्या आने लगेगा, -अल्फा। तो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं बन जाएगा हमारा ग्राफ? ऐसा करते हैं, हरा कलर से बनाते हैं। x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं बन जाएगा हमारा ग्राफ? जैसे एक सेकंड रुक जाइएगा, इसे थोड़ा और नीचे खींच दीजिए। एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं बन जाएगा हमारा ग्राफ? अगर आप माइनस कर देंगे तो जहां पे पहले +9 आ रहा था वहां पे अब क्या आएगा, -9। जैसे यहां पर मान लीजिए कि +9 आ रहा था, तो अब वहां पे क्या आएगा, -9। जहां पे +5 आ रहा था वहां पे अब क्या आएगा, -5। तो जितना डिस्टेंस ऊपर उतना ही डिस्टेंस नीचे अब पॉइंट आने लगेगा। तो एक तरीके से मिरर इमेज नहीं हो गया, मिरर में ही होता है ना कि जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर। फिजिक्स पढ़े है ना आप? मिरर क्या होता है हमारा, आप मिरर के सामने अगर मान लीजिए 5 मीटर नहीं, और छोटा मान लेते हैं, अगर 1 मीटर पहले आप खड़ा हो जाए मिरर के सामने, तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1 मीटर बाद फॉर्म होगा। मिरर के उस तरफ 1 मीटर बाद फॉर्म होगा। चलिए फिजिक्स में आपको अभी नहीं घुसाते हैं, लेकिन 9th 10th में भी था ना शायद, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब था ना। एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि काफी समय पहले हम 9th और 10th देखे थे, तो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो आप पढ़ के आएंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, कि मिरर में जितना डिस्टेंस आप पहले खड़ा हो उतना ही डिस्टेंस आपका बाद इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, कि पहले किसी x का वैल्यू पे अगर मान लीजिए 5 मिल रहा था, तो अब उस x का वैल्यू पे क्या मिलेगा, -5, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो हमारा ग्राफ ये बनेगा, तो इसे आप डिलीट कर दीजिएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, माइनस टाइम्स मॉडुलस ऑफ x +4 का। समझ रहे? ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 0, पहले 0 पे 4 मिल रहा था, अब क्या मिलेगा, -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये पहले y इक्वल टू एक्स था, तो अब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -x। ये पहले y इक्वल टू -x था, ये वाला लाइन, तो अब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू x। एक सेकेंड, y इक्वल टू -x+4 था ना, ये x+4 था, और ये y इक्वल टू -x+4 था, और ये कितना था हमारा, तो ये माइनस हो गया, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये -x -4 हो जाएगा हमारा। इधर लिखेंगे y इक्वल टू -x -4, और माइनस करने से ये भी क्या हो गया हमारा, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा ना, x -4।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये वाला ग्राफ अगर इधर बनाया जिधर सेम मूव कर रहा था, तो ऐसे देखिएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, y इक्वल टू, इधर लिखेंगे थोड़ा और ऊपर, y इक्वल टू एक्स माइनस 4, और ये वाला लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। तो अगर आदमी इस पे मूव करेगा तो वो शेर के पास कहीं पहुंच पाएगा क्या? नहीं। इधर तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो शेर के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में शेर मूव ही नहीं कर रहा। और रहा बात थर्ड क्वाड्रेंट का, तो ये हमेशा शेर का पैरेलल रहेगा, क्योंकि इन दोनों का स्लोप हमारा सेम है, तो ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन हो गया ना। इन दोनों का स्लोप हमारा क्या है, दोनों का स्लोप क्या है, 1। तो शेर इसको देखेगा, जैसे आदमी मान लेते हैं इधर है, तो शेर इसको देखेगा, शेर मान लेते हैं इधर, शेर कैसा होता है, शेर मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए कि यही शेर है। तो ये आदमी और शेर एक दूसरे को देखेगा, लेकिन शेर इस आदमी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि शेर सिर्फ इसी पे मूव करता है ना। अटैक करने के लिए इस लाइन को उसको ब्रेक करना होगा, जबकि शेर सिर्फ इसी पे मूव करता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आदमी बच जाएगा, और शेर आदमी को देखेगा, आदमी शेर को देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखेगा, लेकिन कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम इस एरिया में मूव करना और हम इस एरिया में मूव करेंगे। तो जो आदमी का एरिया वो क्या है, लाइन है, 2 लाइन है, तो वो बस उस 2 लाइन पे ही मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राफ का टेंशन नहीं लीजिएगा, डिटेल में भी हमें पढ़ना है, तो बेसिक बस आपको आइडिया दे दिए। तो अभी अगर आपको ऐसा कुछ ना समझ में आया तो उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन अब जब ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इस पर बात की, और काफ़ी सारा क्वेश्चन भी इस पर करना है। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया ना हमारा, हाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, सपोज एफ ऑफ एक्स कॉमा एन इक्वल टू सिग्मा ऑफ और लॉग वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा 10 एफ ऑफ एक्स कॉमा 11। तो ऐसा करते हैं ना, जैसे सा बोल रहा है वैसे से करते जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ कितना बोल रहा है, एक्स कॉमा 10 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा 11। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा 10 का अगर बात करें तो वो क्या है, सिग्मा ऑफ, ऐसे छोड़िए ये बाद में निकालेंगे, पहले इधर एफ ऑफ एक्स कॉमा एन क्या था हमारा वो देख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा एन हमारा क्या है, सिग्मा ऑफ लॉग एक्स, और यहां पर के चेंज हो रहा है, के कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेकर के एन तक, तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ सिग्मा, मतलब क्या होता है, समेशन, तो यहां पर सम हो रहा है, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, और ऐसे ही रखते चले जाएंगे, कहां तक, एन तक जा रहा है ना। तो एक बार लास्ट में जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, एन, तो एन अपॉन एक्स, एन अपॉन एक्स, और लॉग में सम होने पर नंबर क्या हो जाता है हमारा, नंबर का क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, याद है ना आपको, ये सब तो नहीं भूल गए ना, ऐसा ना हो कि फंक्शन पढ़ते पढ़ते आप लॉग भूल गए हो। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है हमारा, लॉग ए बी, तो इसे आप ना भूलें, सम करने पर ये प्रोडक्ट हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर 3 नंबर है ना, 3 नहीं 1 से लेकर के एन तक है, तो इन सभी का सम हमारा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स 1/x 2/x सबका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, 3/x 4/x एंड सो ऑन अप टू n/x। तो ये हमारा क्या बनेगा, लॉग ऑफ बेस x, और ऊपर में कहां तक जा रहा है हमारा, 1 से लेकर के n तक, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n, और नीचे में क्या बन रहा है हमारा, n टाइम्स x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा x टू द पावर n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, f ऑफ x कॉमा 10 इक्वल टू f ऑफ x कॉमा 11 के लिए हमें सॉल्व करना, और हमें बताना है कौन सा वैल्यू इसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखेंगे यहां से क्या आ रहा है, तो लॉग ऑफ x कॉमा 10 हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ
एक्स और एन के जगह पे क्या किया है 10 रख दिया है ना, तो ये 1 से लेकर के 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10, और नीचे में क्या बनेगा x का पावर 10, और इधर क्या बोल रहा है f ऑफ x कॉमा 11, तो ये हमारा बनेगा log ऑफ n के जगह पे 11 रखिए, तो ये आपका बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन अप टू 11, ये 11 नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, एंड सो ऑन अप टू 11, और नीचे में x का पावर 11। अगर किसी दो नंबर का लॉग सेम है तो वो नंबर भी तो सेम ही होगा ना, किसी भी दो नंबर का लॉग वैल्यू सेम है तो वो नंबर भी हमारा सेम होगा, तो यहां से बोल सकते हैं ना कि 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 10 अपॉन x टू द पावर 10 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 10, और 11 तक जा रहा है ना, 11 तक, और डिनोमिनेटर में क्या है x का पावर 11। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 ये सब कैंसिल होते चला जाएगा दोनों साइड से, और इधर x का पावर 10 है ना, तो x का पावर 10 और इधर गया x का पावर 10, तो क्या बचेगा सिर्फ x ही बचेगा ना, तो यहाँ से अगर x को उस तरफ ले जाए तो इधर x आ जाएगा, उधर सिर्फ 11 ही बचा था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 10 से x का पावर 10 गया तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ x ही बचा ना, x का पावर 1 बोले तो x ही बचा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 11। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 11 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ f(x) और हमें f(x) दिया हुआ है, ठीक है, और x कहां से कहां है 0 से π/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए f(x) इक्वल टू सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स हमारा क्या होता है 1/cos x। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर सेक और tan है तो इसको एक कोई कॉमन वैल्यू पे हम ले जाते हैं, तो सेक और tan को दोनों को आप कहाँ पे ले जा सकते हैं, हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए, फिर पूरा हमारा tan में ही चलेगा, tan ऑफ हाफ एंगल में चलेगा। तो अगर सेक एक्स का बात करें तो वो हमारा क्या होता है 1/cos x, और cos x हमारा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं भूल गए ना आप, अगर ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का भी प्लेलिस्ट अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं, काफी डिटेल में हम बात किए ट्रिग्नोमेट्री में भी। हालांकि जो बीच बीच में छोटा मोटा फॉर्मूला आएगा तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, हम हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर से, जितना बार आएगा उतना बार। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला लिख दे रहा हो और आपको बता रही आया कहाँ से, समझ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर बार फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिट होता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो उस लिमिटेड टाइम में हम एक ही चीज बार बार तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, तो इस बात को समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ के आए, यहाँ पर आएगा तो आपको ये बताते चलेंगे कि हाँ याद करिए वो फॉर्मूला ये था, याद करिए वो फॉर्मूला ये था। तो cos x को अगर हाफ एंगल में करना चाहते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan x को अगर हाफ एंगल में करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। 2 tan x/2 होता था ना, 2 tan x/2, ये नीचे ऐसे कर लीजिएगा, और इधर क्या है -1। तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan x को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और इधर क्या आ जाएगा सेक एक्स बोले तो 1/cos x, और cos x हमारा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इधर क्या है +1। तो ये हमारा क्या बनेगा इधर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और क्या है प्लस 2 tan x/2, और ये माइनस, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा -1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ऊपर नीचे दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा हमारा 2 tan x/2 -1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और इधर क्या था +1 ना, तो +1 प्लस tan +1 माइनस tan स्क्वायर x/2, मतलब बेसिकली हम क्या किए ऊपर नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा बना।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इधर +1 -1 गया हमारा, क्या बना 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, और डिनोमिनेटर में क्या बना हमारा, ये -1 +1 गया, और इधर 2 tan x/2 है माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x/2। ऐसा करिए ना, ऊपर नीचे 2 टाइम्स tan x/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर क्या बनेगा हमारा tan x/2 +1, और इधर क्या बनेगा हमारा tan x/2, नहीं 2 tan x/2 से डिवाइड कर दिए ना, तो ये 1 माइनस tan x/2 बचेगा। इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan x/2 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan π/4, tan π/4 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है हमारा 1 माइनस tan x/2 और इंटू 1 लिख सकते हैं ना, और 1 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा tan ऑफ x/2 प्लस π/4, tan ऑफ x/2 प्लस π/4। तो फाइनली हमारा जो यहाँ y है वो क्या आ गया tan ऑफ x/2 प्लस π/4। यहाँ तक आप पहुंच पाए थे क्या, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो यहाँ तक आप सोच पाए थे क्या, अगर यहाँ तक भी सोच लिए तो ये अच्छा बात है, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ेंगे, हाँ तो ये आ गया हमारा। अब देखिए x हमारा 0 से π/2 है ना, तो अगर आपसे हम पूछे x कहाँ से कहाँ है 0 से π/2, तो अगर आपसे हम पूछे फिर x/2 हमारा कहाँ से कहाँ होगा, x/2 का अगर बात करें तो वो कहाँ से कहाँ होगा 0 से π/4, 2 से डिवाइड कर दिए। तो अगर x/2 में हम π/4 ऐड कर दे तो फिर x/2 में π/4 ऐड करेंगे तो वो फिर कहाँ से कहाँ चलेगा 0 प्लस π/4 से लेकर के π/2, π/4 था ना, π/4 से लेकर के π/4 प्लस π/4 तक। तो फाइनली हमारा x/2 प्लस π/4 कहाँ से कहाँ चल रहा है, x/2 प्लस π/4 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 प्लस π/4 कितना आया π/4, और π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा π/2। तो ये tan के अंदर है हमारा, tan का जो ये अंदर वाला मसाला है हमारा, अंदर वाला मसाला बोले तो ये जो tan के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है π/4 से π/2। तो ऐसा करते हैं एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो जगह बचा नहीं, रुक जाइएगा। हाँ तो ये जो अंदर का मसाला है हमारा वो π/4 से π/2 हो सकता है। ये 4 अच्छे से लिखेंगे यार, ये 4 अच्छा नहीं लग रहा ना, π/4 से फिर π/2 हमारा चलेगा। अब देखिए ये अंदर का चीज हमारा π/4 से π/2 है, तो जब अंदर में π/4 से π/2 वैल्यू जाएगा तो ये जो हमारा tan है वो फिर क्या क्या देगा, tan का वैल्यू आपको याद है, tan का ग्राफ आपको याद है, और पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। अंदर का चीज हमारा कहाँ से कहाँ है π/4 से π/2 है ना, तो 0 सॉरी ये हो जाएगा हमारा π/2 और इधर मान लेते हैं -π/2। तो -π/2 से अगर π/2 का ही सिर्फ बात करें तो tan का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसा π/2 पे किधर भागता है इन्फिनिटी की तरफ, और -π/2 पे किधर भागता है हमारा -इन्फिनिटी की तरफ। अच्छे से बना लेंगे, पहले इसे ऐसे बना लीजिए। तो इस तरह का ग्राफ होता है हमारा tan का, और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करता है हमारा। फिर आगे ये 3π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, फिर अगेन इसी तरह, फिर अगेन इसी तरह, और इधर भी इसी तरह। तो ये पूरा बनाने का जरूरत नहीं है अभी,
क्योंकि अंदर का चीज हमारा π/4 से π/2 है, तो π/4 यहाँ पे कहीं होगा, और π/4 पे हमें पता है tan का वैल्यू कितना होता है 1। अगर अंदर का चीज हमारा π/4 से π/2 है, π/2, तो π/2 पे तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो tan का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। y का फिर वैल्यू क्या क्या आएगा, अगर x का वैल्यू हमारा ये वाला, इधर ग्रीन कलर से आपको दिखाते हैं, ये वाला, अगर x यहां से यहां चल रहा है तो y कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये tan हमारा कहां से कहां वैल्यू देगा, 1 से इन्फिनिटी तक। तो यहां से y हमारा क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आ गया हमारा। और शायद हमसे y का वैल्यू ही बोले तो रेंज पूछा था, कौन सा ऑप्शन हमारा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब रहा बात क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 सेकंड में आए। हाँ, तो कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ थीटा इज। तो एफ थीटा का हमें रेंज यहां पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करिएगा इसको, ये तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी डिटेल में हम बात किए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ठीक है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़े हैं तो वो आप जा करके देख सकते हैं, सारा का सारा लेक्चर वीडियो अपलोड है। और रहा बात यहाँ पर, अगर आपको बेसिक आइडिया भी है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप ये सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, कलर चेंज कर लेंगे यार। एफ थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है हमसे, अंडर रूट ऑफ कितना है 8 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम डबल एंगल में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेसिक तो याद होना चाहिए ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा का डबल एंगल पूछे तो वो क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और इधर क्या है -8 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा ये 2 4 टाइम्स से गया ना, तो इधर से मिलेगा 4 टाइम्स, और इधर से ये 2 बार में, ये 2 बार में अच्छे से लिखे, ये प्लस थोड़ा इधर लिख लीजिए ना। तो यहां से हमें मिला 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, तो -4 साइन ऑफ 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमारा क्या आया अंडर रूट ऑफ, इधर से 4 और इधर से 2, कितना आया 6 माइनस कॉस 4 कॉस 2 थीटा और 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा -2 कॉस 2 थीटा। तो माइनस तो हम पहले ही ले लिए, तो बस आप 2 कॉस 2 थीटा लिखिए, और इधर -4 साइन 2 थीटा, तो +4 साइन 2 थीटा हो जाएगा हमारा, 2 थीटा हो जाएगा हमारा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे a cos x प्लस b साइन x का रेंज क्या होता है हमारा माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसका रेंज होता है ये a cos x प्लस b साइन x का हमारा ये रेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डिटेल में बात की, यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन हर बार अब छोटा छोटा चीज़ आएगा तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, एक बार बता दिए तो बात खत्म। फिर आपको इस बात को समझना होगा
कि अपना हम टाइम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस, तो इसका वैल्यू कहां से कहां है हमारा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 2 और बी कितना है 4, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये चीज हमारा यहां से यहां चलेगा। अब देखिए आगे आते हैं, तो हमारा क्या है यहां से 6 माइनस ये क्या बनेगा हमारा √20, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो √20, तो माइनस √20 से प्लस √20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंदर में हमारा क्या चल रहा है, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस माइनस प्लस √20 हो जाएगा ना, मतलब ये कहाँ से कहाँ चलेगा हमारा 6 माइनस √20 से, जब √20 माइनस होगा तो क्या बनेगा 6 माइनस √20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 6 प्लस √20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा, लेकिन रूट लगा है ना, तो आगे भी बढ़ेंगे। 6 माइनस √20 का मूड रूट से लेकर के अंडर रूट ऑफ 6 प्लस √20 तक चलेगा हमारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये सी ऑप्शन, और आप सी ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर पार्शियल मार्किंग रहेगा तो आपको तो कुछ मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर पार्शियल मार्किंग नहीं रहेगा तो आपको 0 मिलेगा, 0। क्यों 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए हम अपने सवालों में MSQ क्यों नहीं लिखते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते ऊपर में, ताकि हम चाहते हैं कि आप हर सवाल को एक शक भरी निगाहों से देखें, जितना भी ऑप्शन है उसको शक से देखें। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पहले से प्रैक्टिस होगा। 4 ऑप्शन है तो चारों को एक बार देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा ऑप्शन ही मैच कर रहा हो। तो अगर आप यहाँ पर ए ऑप्शन को देखेंगे तो ये मैच कर रहा है। कैसे, ये देखिए अंदर में हमारा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। कैसे, अभी भी नहीं दिखा, देखिए अब दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है आप यहां तक पहुंच गए होंगे, लेकिन जब पीछे आंसर देखेंगे तो देखेंगे ए है, और आंसर देखने के बाद शायद आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो अभी समझ ले कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए कहां से कहां चल रहा है हमारा, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस √20 ना, तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और √20 कितना होता है 4 इंटू 5, 20 कितना होता है 4 इंटू 5, तो 4 का √2 हो जाएगा और 5 का √5 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2√5 माइनस 2 √5, और 1 को तो किसी के भी साथ आप चिपका सकते हैं प्रोडक्ट में से लेकर के। सेम अगेन वही चीज यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है हमारा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये अंदर में हमारा क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा हमारा √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर अंडर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है हमारा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारा रूट लगा हुआ है ना और स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बनेगा हमारा √5 माइनस 1 से लेकर √5 प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मॉड के साथ खुलेगा, हालांकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो ए और सी दोनों है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। हम जान बूझ कर आपको ये नहीं लिखते हैं कि ये सिंगल करेक्ट है या फिर मल्टीपल करेक्ट है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप हर जो ऑप्शन है उसको एक बार देखें, मतलब आप हर क्वेश्चन को मल्टीपल करेक्ट ही मान के चले। ठीक है, तो आप कभी ऐसा नहीं करिए कि एक ऑप्शन दिख गया और आप खुश हो जाए, ऐसा नहीं करिएगा। हाँ, एग्जाम में आपको लिखा हुआ आएगा कि कौन सा मल्टीपल करेक्ट है और कौन सा सिंगल करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम में लिखा रहेगा। और रहा बात मेरा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीपल करेक्ट है या फिर सिंगल करेक्ट है, क्योंकि हम हर तरह का सवाल करेंगे। कई बार आपको ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ रहता है, तो उस तरह का सवाल भी करते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सीखने पर है, ना कि आंसर पर, ना कि आंसर पर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x इन -2 से 2 फॉर विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, कौन साइड। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि वो x का वैल्यू बताइए, और x कहां से कहां है, -2 से 2 तो वो x का वैल्यू बताइए जो -2 से 2 के बीच है, और जिसके लिए इन दोनों का ग्राफ हमारा कौन साइड हो रहा है। कौन साइड मतलब, कौन साइड मतलब इन दोनों का ग्राफ एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। मतलब इधर इधर अगर बात करें, इसका ग्राफ ऐसे है तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही, मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ, मतलब दोनों का सेम ग्राफ। समझ रहे हैं, तो आपको यहां पर बताना है वो कौन सा एक्स होगा जिसके लिए इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम दिखेगा। अब देखिए ग्राफ अगर सेम है, मान लेते हैं किसी एक्स पे इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम है, मतलब उस एक्स पे इन दोनों का वाई हमारा सेम है, तो एक तरीके से हमें वो देखना है ना कि वो कौन सा एक्स होगा जिसके लिए इन दोनों का वाई हमारा सेम होगा। यही बात हुआ ना। तो ग्राफ आप भूल जाइए, ग्राफ हम ड्रॉ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा एक्स होगा जिसके लिए इन दोनों में सेम वाई मिलेगा, बस इतना ही। समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है हमारा ये, और किसी का ग्राफ दूसरा, और किसी का ग्राफ है मान लीजिए ये, तो वो कौन सा एक्स का वैल्यू होगा जिसके लिए ये हरा वाला और लाल वाला, ये लाल छुप छुप गया ना, ये इसे लिखिएगा, मान लेते हैं ये 1 और यहां से लेकर 2। अगर आपको हम यहां से पूछे कि इन दोनों ग्राफ को अगर आप देखें, हरा वाला और लाल वाला, तो वो कौन सा एक्स का वैल्यू, वो कौन सा एक्स है जिसके लिए इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम है, तो आप क्या बोलिएगा, 1 से 2। 1 से 2 हमें दिख रहा है ना कि इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 2। क्योंकि 1 से 2 के बीच अगर आप सिर्फ 1 और 2 के बीच देखें तो इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम आ रहा है। तो आपको सेम यहां पर भी वही बताना है कि वो कौन सा एक्स का वैल्यू है जिसके लिए इन दोनों का ग्राफ हमारा सेम है। सेम मतलब ओवरलैप। तो हम ग्राफ यहां पर नहीं बनाने वाले, हम देख लेंगे कि एक्स, वो कौन सा एक्स है जिसके लिए इन दोनों का हमारा वाई सेम आ रहा है। क्योंकि ग्राफ सेम होने का मतलब क्या, कि दोनों का वाई सेम आ रहा है, मतलब उस एक्स पे दोनों का वाई सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस एक्स पे उन दोनों का वाई सेम आ रहा है। ठीक है, देखेंगे यहां पर। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले डोमेन पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं डोमेन दोनों का क्या है हमारा, और फिर उस डोमेन में देख लेंगे कि कौन सा ऐसा एक्स है जिसपे दोनों का वाई हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो डोमेन देखेंगे। ऐसा करते हैं ना, इसे y1 मान लेते हैं और इसे y2, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम y1 का डोमेन निकालें, तो y1 को किससे प्रॉब्लम है, मतलब y1 किसके लिए डिफाइंड है, तो अंदर में रूट है ना, और रूट के अंदर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड को किससे प्रॉब्लम होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से। तो यहां पर दिखेंगे 1 + sin x अपॉन 1 - sin x आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पर sin x का वैल्यू हमारा क्या होता है, -1 से 1। तो जब आप -1 से 1 रखेंगे तो ऊपर आपका पॉजिटिव ही आएगा और नीचे भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि -1 से 1 रखेंगे तो 1 में ज़्यादा -1 होगा हमारा, तब भी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, मतलब न्यूमरेटर ही पॉजिटिव, डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव, क्योंकि sin x हमारा -1 से 1 होता है। तो -1 से 1 रखने पर ये अंदर का चीज़ हमारा पॉजिटिव ही आएगा, उसके लिए बेफिक्र रहे आप। समझ रहे हैं, कैसे देखिएगा यहाँ पर 1 ऊपर में निगेटिव कब बनेगा आपका, जब ज़्यादा माइनस होगा, और ज़्यादा माइनस क्या हो सकता है हमारा 1, क्योंकि साइन का ज़्यादा माइनस कितना कर सकते हैं 1, -1 पे।
और नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस क्या हो सकता है आपका 1। तो कितना भी होगा हमारा निगेटिव नहीं होगा, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो हमें बस ये देखना है कि ये अंदर का चीज़ तो पॉजिटिव होगा, बस हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर कहीं हमारा निगेटिव ना हो जाए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, इधर लिखेगा x बिलोंग्स टू r। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये साइन x हमारा 1 माइनस साइन x हमारा 0 ना हो। यहाँ से बोल सकते हैं 1 माइनस साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। बोले तो साइन x इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस साइन 1 कहाँ पर होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ें कि साइन 1 कहाँ पे होता है, माइनस 1 कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे 1 होगा, पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सेक एक्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेक एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो अगर सेक एक्स का बात करें तो वो बोल रहा है हमारा कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। और ये क्या बोला था, 2n प्लस पाई बाई 2 पे। तो अगर इन दोनों का सुने तो फाइनली x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, बोलेगा ऑल रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर माइनस 2 पाई से 2 पाई चल रहा है ना, और माइनस 2 पाई इंक्लूडेड है, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई एक्सेप्ट, अगर इन दोनों का सुने तो ये बोल रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ना, और ये बोल रहा है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, माइनस 2 पाई से अगर पाई बाई 2 के बीच अगर बात करें तो इधर देखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोले तो y एक्सिस, एंगल हमारा y एक्सिस नहीं होना चाहिए, और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पॉजिटिव y एक्सिस। तो एक बोल रहा है पॉजिटिव y एक्सिस, एक बोल रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है। तो ओवरऑल तो मतलब यही हुआ ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों y एक्सिस नहीं होना चाहिए, और माइनस 2 पाई से 2 पाई देखना है हमें। तो अगर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए 0 है तो ये आपका माइनस 2 पाई हुआ, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच आपका y एक्सिस नहीं हो जाए, तो माइनस 2 पाई ये कितना हो जाए, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, बोले तो माइनस 3 पाई बाई 2। तो माइनस 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। फिर इधर आए, क्या आया हमारा, माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए। फिर ये 0, फिर ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 भी हमारा नहीं होना चाहिए, मतलब ये y एक्सिस हमारा नहीं होना चाहिए। पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2 भी हमारा नहीं होना चाहिए। 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, और हमें माइनस 2 पाई से 2 पाई ही देखना था ना, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच ये सब वैल्यू हमारा नहीं होना चाहिए। 3 पाई बाई 2, ये अच्छे से लिखिएगा, दिख नहीं रहा है ना शायद, 3 पाई बाई 2, तो ये वैल्यू हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये हम किसके लिए देखें, y1 के लिए देखें। अब y2 के लिए भी देख लेते हैं कि डोमेन हमारा क्या है। ये डोमेन किसका आया है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ y1। अब y2 पे भी देख लेते हैं। y2 में अगेन यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हमारा पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल तो ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा। बस हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर इसका कहीं 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स -1 कहाँ पे आता है, निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से बोल सकते हैं निगेटिव वाई एक्सिस बोले तो 2n पाई, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n पाई माइनस पाई बाई 2। निगेटिव वाई एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, बोले तो माइनस पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये सब वैल्यू हमारा नहीं होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सब काफ़ी डिटेल में पढ़े थे ना, तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा कंसेप्ट ठीक नहीं चल रहा है तो वो आप लेक्चर वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा। और हाँ, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सेक एक्स भी है ना, तो सेक एक्स बोलता है कि एक्स का कोई भी रियल नंबर है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं रहिएगा।
हाँ बेसिक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का डोमेन रेंज क्या होता है, टेन एक्स का डोमेन रेंज क्या होता है, बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ना। अगर आइडिया नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, या फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही होंगे, तभी फंक्शन तक पहुंचे, क्योंकि वो पहला दूसरा टॉपिक होता है हमारा। पहले हम लॉग पढ़ाए, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ाए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए, तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। लॉग क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़े थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट आगे पीछे होगा। तो काफ़ी शुरुआत में ही हम पढ़ लिए थे वो सब चीज़, तो उसके बारे में फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ बेसिक बेसिक छोटा छोटा बात आएगा तो आपको बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पर 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 क्यों नहीं होगा हमारा, देखिए सेक एक्स आपका क्या होता है 1/cos x, तो cos x जहाँ पे 0 हुआ वहाँ पे सेक आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। cos x 0 कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, पॉजिटिव y एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस पे ना। अगर एंगल आपका π/2 या फिर -π/2 या फिर 2π + π/2 या फिर 2π - π/2 हुआ, तो इस जगह पे cos हमारा 0 होता है, तो वहाँ सेक हमारा डिफाइंड नहीं रहेगा फिर, क्योंकि सेक अल्टीमेटली हमारा 1/cos होता है। और रहा बात साइन का, तो साइन का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है, आप अगर आपको साइन का ग्राफ भी याद हो तो आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो आप देख रहे हैं ना -1 कहाँ पे होता है, ये पाई, ये क्या है पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2, तो 3π/2 पे -1 होता है, और फिर इधर -π/2 पे -1 होता है, और इसी तरह चलते चला जाता है हमारा। तो ये सब बेसिक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू हमारा -1 या फिर +1 वगैरह कहाँ पे होता है। तो अगर इन दोनों का सुने तो ये बोल रहा है कि x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ये बोल रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -π/2, तो ये बोल रहा है पूरा y एक्सिस नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है सिर्फ निगेटिव y एक्सिस नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का सुने हम तो y एक्सिस ही नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम डोमेन बोल सकते हैं, डोमेन फिर हमारा सेम आ जाएगा ना, डोमेन फिर हमारा सेम आ जाएगा -2π से 2π, बस y एक्सिस नहीं होना चाहिए उसमें। y एक्सिस बोले तो -3π/2 -π/2 π/2 3π/2 ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का डोमेन तो हमारा सेम आ गया। और रहा बात x का किस वैल्यू के लिए y1 y2 हमारा सेम होगा, तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जगह भर चुका है ना, यहाँ पर जगह भर चुका है। कॉल आ रहा है क्या, नहीं कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, स्लाइड ऐड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये हम डोमेन देखें कि दोनों का डोमेन हमारा सेम है। अब देखिए अगर y1 का वैल्यू का बात करें तो y1 क्या लिखा हुआ है हमारा, √1 - sin x अपॉन 1 + cos x, यही लिखा हुआ है ना। हाँ 1 + sin x और नीचे में 1 - sin x, ये cos x नहीं है, 1 - sin x। और क्या लिखा हुआ है -sec x। ऐसा करते हैं ना, हम चाहते हैं ये रूट हट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे 1 + sin x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करने पर होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर ऐसा करने पर ये होगा कि ऊपर में क्या बनेगा हमारा 1 + sin x का स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा हमारा 1 - sin x का स्क्वायर, बोले तो cos स्क्वायर x, इधर -sec x, ये माइनस थोड़ा बड़ा सा लिखे, छोटा सा लग रहा था ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + sin x का स्क्वायर, और रूट लगा हुआ है तो क्या बनेगा हमारा 1 + sin x का मॉड, और sin x ये ज़्यादा वैल्यू हमारा sin x अगर हमारा -1 से 1 है तो ये निगेटिव तो कभी आएगा नहीं, तो डायरेक्ट मॉड हटा सकते हैं। बट यहाँ पर cos स्क्वायर x पे रूट लगा है, तो रूट हटेगा तो क्या बनेगा मॉड ऑफ cos x, ये याद रखिएगा। √x² हमारा क्या होता है, x नहीं होता है, मॉड ऑफ x होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा cos x। तो यहाँ पर आप ये गलती ना करें, कई बार ये मॉड को बहुत लोग इग्नोर मार देते हैं, बट आप एक बात को समझिए, मैथ्स में आप कुछ भी इग्नोर मार के नहीं चलिएगा, नहीं तो आपका एट द एंड आंसर गलत ही आएगा। हम ये नहीं बोल रहे गलत आएगा, गलत आने का चांस है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आप गलत तरीके से सॉल्व किए लेकिन फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच गए हो, ये भी हो सकता है। बट गलत तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर गलत सही दोनों का चांस हो जाता है। सही आ गया तब तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत आ गया तो आप क्या करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉड
लगाना ना भूलें। ऊपर से मॉड हटा सकते हैं, ऐसा करिए ना, लिख के ही चलिए ऊपर ही मॉड, अगला स्टेप में हटा देंगे। और इधर क्या है, माइनस सेक एक्स, इसे हम बोल सकते हैं 1 कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब y2 देख लेते हैं, y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर हमें रूट हटाना है, कॉस एक्स था क्या था, साइन एक्स। अब यहां पर हमें रूट हटाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से। और क्या साथ में, और क्या था, प्लस सेक एक्स ना, प्लस सेक एक्स। तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर 1 माइनस साइन एक्स का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। अच्छा एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नीचे सबसे पहले नीचे में देख लेते हैं क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर एक्स। आपको ना हम कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे समझाते हैं, तो आपको ये कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे क्यों समझाते हैं, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सबका ये दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना। अब यहाँ पर कई तरह का बच्चा देख रहा है, तो सबका दिमाग एक तरह नहीं होता है। हो सकता है ना थोड़ा सा फास्ट करें हम तो कुछ बच्चा का छूट जाए कंसेप्ट, तो इसलिए हम थोड़ा सा धीरे चलते। तो अगर आपको ऐसा कभी लगे कि हम धीरे चल रहे हैं, तो आपके पास 2x वाला ऑप्शन है ना, या 1.5x वाला ऑप्शन है, 1.75x वाला ऑप्शन है, और ज़्यादा लगे तो 10 सेकंड स्किप कर दीजिए। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप ऐसा ना लगे आपको कि हाँ धीरे चल रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन मुझे तो सबके लिए सोचना है ना, तो हम, मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वहाँ पे धीरे चलना चाहिए, तो हम थोड़ा सा धीरे ही चलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप हम पे ब्लेम कर दे कि हम धीरे चल रहे हैं। नहीं, हम चाहते तो इसे, कैसा क्वेश्चन था, 2 मिनट मिलता है ना, 1 मिनट में इसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मेरा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समझना इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर थोड़ा लंबा जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। हाँ यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में मॉड ऑफ कॉस एक्स, प्लस सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स को वहां पे हम मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि अंदर पॉजिटिव ही है हमारा, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर देखे थे ना, 1 माइनस साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स, मिनिमम हमारा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि साइन एक्स हमारा -1 से 1 चल रहा है, तो 1 में ज्यादा कितना माइनस होगा, 1, तो ये मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से कम तो होगा नहीं, तो ऊपर इसमें मॉड हम हटा सकते हैं। तो y1 आप एक और फिर से लिख ले, क्या बनेगा आपका, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स पे अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि कॉस एक्स में अभी हम श्योर नहीं है ना कि कैसा रहेगा हमारा, एंड y2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। अब देखिएगा कॉस एक्स पे मॉड है ना, इस पे कैसे हटाएं, उस पर डायरेक्ट नहीं हटा सकते ना, तो यहां पर 2 केस बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला, जब कॉस एक्स हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। दूसरा, जब कॉस एक्स हमारा कैसा हो, निगेटिव। तो अगर कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव हुआ तो y1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स पॉजिटिव है, तो किसके साथ खुलेगा हमारा, प्लस साइन के साथ, तो क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। हाँ ये हम बाद में देखेंगे कि एक्स का किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, सबसे पहले देख लेते हैं कि y1 हमारा आ क्या रहा है, एक्स का किस वैल्यू के लिए कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव है वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेंगे कि एक्स का किस वैल्यू के लिए हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये 1 1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बोले तो टेन एक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और y2 हमारा क्या आएगा, y2 हमारा क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे अगर कॉस एक्स पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा अपॉन कॉस एक्स, इधर ही 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये आ गया आपका 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये आ गया आपका, एक सेकेंड
यहाँ पे कुछ छूट रहा है, ये माइनस लगा हुआ था ना, तो ये माइनस को हम स्किप कैसे कर दिए, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये -1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, -1 प्लस साइन एक्स, -1 प्लस साइन एक्स। एक छोटा सा गलती आपको फंसा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या बना आपका, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम कि जब कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव है तो y1 और y2 सेम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, 10x। तो x का कुछ भी वैल्यू रखिए तो y1 से ही आपको वही मिलेगा जो y2 से मिलेगा। कब, जब x का वैल्यू, cos x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है। और x का किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस केस में हमारे साथ क्या हो रहा है। जब cos x हमारा लेस देन 0 है, जब cos x लेस देन 0 है तो y1 हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स, और cos x अगर हमारा निगेटिव हुआ तो मॉडुलस किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ। तो क्या बनेगा हमारा, माइनस cos x। तो ये माइनस ऊपर ही भेज देते हैं ना, माइनस ऊपर भेज देते हैं, इधर क्या है -1 अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में हमारा cos x और ऊपर में -1 माइनस साइन एक्स -1। तो ये आपका आ गया माइनस साइन एक्स -2 अपॉन cos x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर y2 का बात करें, ये y2 निकाल लिए क्या, ये माइनस नहीं था यार, नहीं नहीं, वो cos के वजह से वो माइनस आया था, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि ये y2 गलती से सॉल्व कर दिए क्या, नहीं, y2 पे आएंगे। ये हमारा क्या, -1 माइनस cos x साइन एक्स, और नीचे में क्या है cos x, और cos x अगर हमारा लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस बना देगा, और नीचे में cos x। इधर से माइनस साइन मिलेगा तो वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना, फिर -1 अपॉन cos x। तो यहां से हमें क्या मिला, cos x cos x, और ऊपर में क्या बनेगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स -1, कहाँ गया, तो यहां से हमें मिलेगा ये 1 1 कैंसिल, -10x -10x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब cos x हमारा निगेटिव होगा तो हम उसे माइनस साइन के साथ खोलेंगे, और माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और जब cos x हमारा निगेटिव होगा और y2 को आप खोलेंगे तो y2 आपका cos x का निगेटिव है तो इधर से भी एक माइनस साइन मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स। तो देख सकते हैं दोनों हमारा डिफरेंट आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या था कि पहले इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करें, उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये था हमारा। एक बात का और आप ध्यान रखें कि यहाँ पे प्लस एक एक्स था ना, प्लस एक एक्स 1 अपॉन cos x, तो यहाँ पे फिर माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ गलती नहीं की है ना, यहाँ पे तो प्लस लिए हैं बट यहाँ पे हम फिर माइनस ले लिए ना, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना डिफरेंट कैसे, जब प्लस माइनस में सारा खेल चल रहा है तो कुछ थोड़ा सिमेट्रिक टाइप बनना चाहिए ना। तो यहाँ पर तो प्लस ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होगा। ये ऊपर से लगता है हम लेके लिख दिए थे क्या, नहीं यहाँ पर ही गड़बड़ी था ना, हाँ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बने, फिर यहाँ पे -1 नहीं +1 आएगा। अच्छा वो गलती पकड़ा गया, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाता। मुझे ऐसा लगता है कभी कुछ गलत आने वाला होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ किए हैं। बस धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगने लगेगा ऐसा। अब ऐसा ना हो कि आप सही भी सॉल्व कर रहे हो फिर भी आपको लग रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स +2 अपॉन cos x। तो y1 y2 सेम, अगर y1 y2 सेम हुआ हमारा तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स -2 अपॉन cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स +2 अपॉन cos x।
तो अगर cos x से cos x उड़ा दिए और फिर माइनस sin x से माइनस sin x उड़ा दिए तो -2 = 2, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बकवास लिखेगा यहाँ पर, क्या लिखेगा? बकवास। बकवास बोले तो -2 = 2 का भी हो सकता है क्या? तो x का कोई वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x मतलब x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे लिख के काट दीजिएगा, x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए y1 y2 हमारा सेम होगा। अगर x का, और ये कब हमारा सेम नहीं होगा? जब cos x का वैल्यू हमारा लेस देन 0 है। तो अगर cos x अगर हमारा निगेटिव हुआ ना, तो x का कोई भी वैल्यू के लिए y1 y2 हमारा सेम नहीं होगा, मतलब x का कोई वैल्यू के लिए ग्राफ हमारा सेम नहीं होगा। तो इतना तो हम कंफर्म है ना कि x का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो x का वैल्यू नहीं हो जिसके लिए cos हमारा निगेटिव हो। समझ रहे हैं? तो यहां से हमें कोई भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा। और रहा बात यहां से, तो यहां पर देख रहे हैं कि cos x हमारा पॉजिटिव हुआ तो x का हर वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब x का हर वैल्यू के लिए y1 y2 हमारा बराबर होगा। y1 = y2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ cos x ग्रेटर देन 0। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ cos x ग्रेटर देन 0। तो फाइनल हमारा x का वैल्यू क्या होगा? फाइनल हमारा x का वो वैल्यू होगा जिसके लिए cos x हमारा कैसा हो? पॉजिटिव। इसके लिए cos x हमारा पॉजिटिव हो। और cos x पॉजिटिव कहां पर होता है? -2π से 2π के बीच। एक स्लाइड ऐड करेंगे, रुक जाइएगा। cos x हमारा पॉजिटिव कहां से कहां होता है? -2π से 2π के बीच। cos का ग्राफ आपको याद है क्या? इधर इधर लिखेंगे, क्या हुआ यार? हाँ, cos x का ग्राफ आपको याद है? कुछ इस तरह का होता है हमारा cos x का ग्राफ। हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा इंची टेपी से नाप के नहीं बना रहे, तो इस बात का याद रखिएगा। आप ऐसा ना बोलिए इतना गंदा ग्राफ क्यों बनाया। तो -π/2 पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, और ये -π पे -1 होता है, और ये क्या है हमारा 2π, और ये 2π + π/2 बोले तो हमें -2π से 2π तक ही देखना है ना, तो इधर जाने का जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? -3π/2। ये कितना हो जाएगा हमारा? -2π। एक सेकंड, -2π पे तो 1 होता है ना, ये रहा -2π, वो -2π -π/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब अगर -2π से 2π के बीच अगर बात करें तो cos x का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर है? -2π से। यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, हाँ, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना कि ये सब वैल्यू उसमें नहीं आना चाहिए। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए बात किए हैं, cos x = 0 के लिए नहीं बात किए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली cos x = 0 पे ये डिनोमिनेटर ही हमारा 0 हो जाएगा। तो cos x = 0 पे तो फंक्शन ही हमारा डिफाइंड नहीं है, ना ही y1 ना ही y2। तो x जो भी हमारा फाइनल x का वैल्यू आएगा उसमें से ये वैल्यू हम हटा देंगे जिसपे cos x हमारा 0 आ रहा है। बोले तो -3π/2 -π/2 π/2 3π/2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इधर ही हटा के चलते हैं। ये वाला वैल्यू हमें नहीं लेना है, ये वैल्यू नहीं लेना है, ये वैल्यू हमें नहीं लेना है, और एक सेकंड, ये कितना था? -π ना, -π, एक सेकंड, ये -π नहीं, ये पाई था, और ये 3π/2, और ये 2π। तो ये 3π/2 हमें नहीं लेना है, ये 4 वैल्यू हमें नहीं लेना है, पहले ही हम माइनस कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल जो हमारा x का वैल्यू वो क्या आएगा? -2π पे क्या आ रहा है? 1, तो -2π से लेकर के 3π/2, -3π/2 कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। फिर यहाँ से यहाँ तक तो हमारा निगेटिव है, फिर पॉजिटिव कहाँ पर है? -π/2 से लेकर के -π/2 पे ओपन सर्कल है तो उसे नहीं लेना है, तो लेकर के π/2, फिर 3π/2 से 2π, 3π/2 हमें नहीं लेना इसलिए ओपन सर्कल, और 2π पे क्या रहेगा हमारा? क्लोज सर्कल, क्योंकि 2π पे हमारा क्या है? 1, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस cos x हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब वो x का वैल्यू नहीं लेना जिसके लिए y1 y2 हमारा डिफाइंड ही ना हो, तो वो सारा x का वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो एक्चुअल में अगर डोमेन का बात करें तो डोमेन हम शुरू में निकाल चुके थे ना, तो डोमेन में हमारा ये, तो डोमेन का वैल्यू में ही देखेंगे ना कि cos x हमारा कहाँ पे पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया हमारा
वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए ग्राफ हमारा सेम होगा, वो एक्स का वैल्यू जिसके लिए ग्राफ हमारा सेम होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे। नंबर 1, -2 पाई से -3 पाई/2, 3 पाई/2 से 2 पाई। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बोल रहा है ना, ये और ये बोल रहा है। हाँ तो यहाँ पर ग्राफ हमारा सेम है, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू अगर ये ले तो ग्राफ हमारा सेम आएगा। और -π/2 से π/2 के बीच भी ग्राफ हमारा सेम आएगा, -π/2 से π/2 के बीच भी हमारा ग्राफ सेम है। इसके अलावा और कोई भी एक्स का वैल्यू तो उस पर ग्राफ हमारा सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर -3 π/2 से -π/2 बोल रहा है ना, यहाँ पे तो वैल्यू हमारा कॉस का निगेटिव है, निगेटिव से हमें देखे थे हमें कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं मिला था जो जिसके लिए y1 y2 हमारा बराबर है, तो ये गलत। और ये क्या किया है, ये तो डोमेन लिख रहा है ना, ये तो डोमेन लिख रहा है, बोल रहा है बस दोनों का डोमेन सेम रहना चाहिए फिर ग्राफ सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों का मतलब डोमेन में हर एक्स का वैल्यू के लिए दोनों का ग्राफ हमारा सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। और ग्राफ क्या है ये भी हमें मालूम है, क्या है, tan x का जो ग्राफ होगा वही होगा। tan x का ग्राफ बना दीजिएगा y1 y2 पे। y1 का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये जो हमारा आया वैल्यू, इसके लिए आप tan x का मतलब इन x का वैल्यू के लिए आप tan x का ग्राफ बना दिए, वही आपका y1 y2 दोनों का ग्राफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ग्राफ हम नहीं बनाने वाले क्योंकि ग्राफ बनाने का कोई सेंस नहीं है। आपको मन हो तो आप बना लीजिए, tan x का ग्राफ ही तो बनाना है, तो इन x का वैल्यू के लिए आप ग्राफ बना लीजिए tan x का। tan x का ग्राफ तो आपको आता ही ना, आता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए होंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए और सी। ए और सी इधर लिख लेंगे, ए और सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इवन इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन द नंबर ऑफ इवन इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पर फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 + tan x²x क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स। बोले तो 1/sec² लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cos²x, ऐसे लिखिएगा। 1/tan² हमारा क्या होता है sec²x, और नीचे में ना sec²x तो ऊपर आएगा तो क्या बनेगा cos²x। और इधर क्या है tan²x ना, जिसे हम लिख सकते हैं sin²x/cos²x। 8 टाइम्स tan को क्या लिख सकते हैं sin x/cos x, और इधर क्या है 15। तो यहां से हमें मिलेगा ये cos से cos तो हमारा गया, क्या बचा sin²x, और इधर एक cos से एक cos गया तो क्या बचा 8 टाइम्स sin x cos x, और इधर 15 cos²x। तो यहां से fx हमारा क्या आया, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक cos²x sin²x को आप दे दीजिए तो ये बनेगा आपका sin²x cos²x, और 8 sin x cos x को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 टाइम्स 2 sin x cos x, और इधर क्या बचेगा फिर 14 cos²x, 14 cos²x। तो यहां से आपका आ जाएगा sin² x cos²x क्या बनेगा आपका 1, और यहाँ पे 2 sin x cos x क्या बनेगा आपका sin of 2x, तो 1 + 4 टाइम्स sin of 2x, और इधर 14 cos²x को आप क्या लिख सकते हैं डबल एंगल में कन्वर्ट करिए, क्या बनेगा आपका 1 + cos of 2x अपॉन 2, तो ये 2 7 टाइम्स से गया, तो फाइनली आपका क्या बन के आया 7 टाइम्स cos 2x + 4 टाइम्स sin 2x, इधर 7 और इधर से क्या मिला 1, तो बन गया 8, ठीक है। और अगेन हालांकि कुछ क्वेश्चन पहले भी शायद आपको बताया ना, a cos x + b sin x का रेंज हमारा क्या होता है -√a² + b² से लेकर के √a² + b²। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा ये कहाँ से कहाँ होगा हमारा -7 का स्क्वायर, और b कितना है 4 ना, 4 का स्क्वायर से लेकर के √7 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर।
प्लस 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ आया हमारा, इसे इग्नोर मारेंगे, इसे अलग से डब्बे में बंद कर ले, ताकि आपको कल के दिन में ऐसा ना लगे कि ये भी हमारा स्टेप में था, ये अलग से आपको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये बनेगा हमारा 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 49 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका 65। तो ये लिखा हुआ है आपका -√65 से लेकर के 65 अच्छे से लिखिएगा, √65 प्लस 8। तो आप जब 8 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 8 माइनस √65 से लेकर के 8 प्लस √65, ये क्या आ गया आपका fx। तो fx आपका कहां से कहां चल रहा है, fx बिलोंग्स टू 8 माइनस √65, जो कि हमारा 8 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, क्योंकि √64 हमारा कितना होता है 8 और √65 है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू, से लेकर के 8 प्लस √65, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है, नंबर ऑफ इवन इंटीग्रल वैल्यूज इन द रेंज ऑफ fx। तो रेंज हमारा आ चुका है, तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखिए √65 का अगर बात करें तो √64 हमारा क्या होता है 8 और 65 है, तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो ये √65 का वैल्यू 8 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो 8 माइनस 8 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो 0 से थोड़ा कम आएगा, मतलब -0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये -0 पॉइंट समथिंग से लेकर के कहां तक जा रहा है 8 प्लस √65, मतलब 8 प्लस समथिंग, √65 हमारा क्या आएगा 8 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा में 8 ऐड करेंगे तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब माइनर, बहुत ही कम, ठीक है, माइन्यूट इफेक्ट रहेगा। √65 8 से थोड़ा सा ही बस ज्यादा होगा, तो -0 पॉइंट समथिंग से लेकर के 16 से थोड़ा सा ज्यादा कौन कौन सा इंटीजर आ जाएगा हमारा, -0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा। और कहां तक जा रहा है ये 8 प्लस 8 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 16 प्लस समथिंग, तो 16 प्लस समथिंग तक कौन कौन सा इंटीजर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 12 अच्छे से लिखेंगे यार, 14 15 16, और 16 से थोड़ा ज्यादा तो 16 पे रुक जाएंगे, क्योंकि 16 ही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा इंटीजर का। और इसमें ये बोल रहा है इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर कौन सा है इसमें देख लीजिए, 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, और 10 हमारा इवन है, 12 इवन है, ये 12 अच्छे से लिखें, 12 इवन, 14 इवन, और ये 16 इवन है। तो ऐसा टोटल कितना इवन इंटीजर है हमारा, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 से लेकर कहाँ तक है 2 इंटू 8, तो 8 इंटीजर तो ये हो गया, और प्लस 0, तो टोटल कितना इंटीजर हो गया हमारा 9। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोलिए कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखकर कैसा लग रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 कैसा लग रहा है आपको। fx कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है, log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू log 2 टू द बेस 3 पे क्या बोल रहा है 4, और हमें बताना है फंक्शन का वैल्यू log ऑफ हाफ टू द बेस 3 इज इक्वल टू। सबसे पहले अगर यहां पर बात करें ना, तो ये आपका कुछ इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन का वैल्यू log हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -1 टू द बेस 3, तो ये जो -1 है इधर नहीं आ जाएगा, तो एक तरीके से ये हमारा क्या लिखा हुआ माइनस टाइम्स ऑफ log 2, ये दिख नहीं रहा है यार, रेड कलर ले लेते हैं, log 2 टू द बेस 3 यही लिखा हुआ है ना हमारा, ये माइनस इधर आ जाएगा, log का प्रॉपर्टी लॉग में हम देखे थे
कि 2 का पावर समथिंग रहता है या किसी का भी पावर रहता है तो पावर इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पावर -1 है तो माइनस इधर आ जाएगा। तो एक तरीके से आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, फंक्शन का वैल्यू log 2 टू द बेस 3 माइनस टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 पे, और आपको वैल्यू किस पे दिया हो, log 2 टू द बेस 3 पे। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हालांकि आगे चल के हम पढ़ेंगे एक चीज, क्या इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, अभी उस वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल मुझे लगता है थोड़ा पहले आ गया। लेकिन सोचिए, अगर वो कंसेप्ट नहीं पता है तब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो आप सीखेंगे ना। इवन और ऑड फंक्शन आपको अभी पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है कि ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, इवन फंक्शन किसे बोलते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बिना वो कंसेप्ट पढ़े भी आप ये सवाल को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा बात है ना। तो अगर ये सवाल पहले आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऐसा नहीं हो कि आपसे सॉल्व ना हो, तब भी ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। समझ रहता हूँ, हमें उसका वेट नहीं करना है। ये सवाल यहाँ पर आया तो इसे सॉल्व करेंगे, और बिना उस कंसेप्ट का यूज किए हुए इवन और ऑड वाला, तो वो बाद में देखेंगे। पहले से देखेंगे नॉर्मल तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो आपको फंक्शन का वैल्यू किस पे दिया हुआ है, log 2 टू द बेस 3 पे। तो log 2 टू द बेस 3 x के जगह पे रखिए, देखिए क्या मिलता है आपको। तो बनेगा आपका a टाइम्स log 1 प्लस log 2 टू द बेस 3, और नीचे में 1 माइनस log 2 टू द बेस 3 प्लस b, एक्स क्यूब है ना, बोले तो log 2 टू द बेस 3 का क्यूब। बस हम सिंपल log 2 टू द बेस 3 x की जगह पे रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। c साइन ऑफ log 2 टू द बेस 3 प्लस 5, और इसका वैल्यू ये कितना बोल रहा है, 4। ठीक है, और हमें निकालना किसका वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू log माइनस टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 पे वैल्यू हमें निकालना है। तो s के जगह पे आप क्या रखेंगे, log s की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3। तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस log 2 बेस 3, और डिनोमिनेटर में जब आप माइनस टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 रखेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस log 2 द बेस 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, प्लस b, यहां पर क्या बनेगा, माइनस टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 का क्यूब प्लस c साइन ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 3 और प्लस 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब होगा जादू। क्या जादू होगा देखिएगा, यहां पर ऐसा करते हैं ना, इसे हम ऐसा लिख सकते थे -1 माइनस log 2 टू द बेस 3 इधर है ना, तो ऐसा करते हैं ना, ये माइनस वाला नीचे ले जाते हैं और ये ऊपर प्लस वाले जाते हैं और इधर लगाते हैं -1। तो सेम ही चीज बन गया ना, जब आप इसका -1 लगा हुआ है तो एक तरीके से अब आपको ऊपर में 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 दिखा, लेकिन एक्चुअली माइनस लगा हुआ है। इसका रेसिप्रोकल करिए तो क्या बनेगा, 1 माइनस log 2 टू द बेस 3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस पावर लगा दिए। समझ रहे हैं, देखिए एक्चुअल में क्या किया, यहाँ क्या था, माइनस था ना, और यहाँ प्लस था, प्लस था। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ये और इसका पावर -1, 1 अपॉन, छोड़िए ऐसे छोड़िए, आप देखिए 1 माइनस, इसे ऐसा लिख सकते हैं आप 1 प्लस log, ऐसे 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 समझिए, ऐसे 1 अपॉन log 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 अपॉन 1 माइनस log 2 टू द बेस 3। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, log, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, log 1 प्लस log
2 टू द बेस 3 अपॉन 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 का पावर -1 ही तो लिखा हुआ है, -1 पावर होने पे 1 अपॉन हो जाता है, तो यही चीज तो लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे ये एक स्टेप और लिखिएगा, ये तीनों हमारा बराबर है, चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं। कहाँ गया, इधर तो जगह बचा नहीं है यार, इधर लिख देते हैं ये, और 1 माइनस लॉग 2 बेस 3 अपॉन 1 प्लस लॉग, ऐसा करिए ना, इधर लिखिए जिससे आपको याद रहेगा। ये किसके बराबर है, ऐसा करिए, थोड़ा सा जगह इधर कम पड़ रहा है ना, इधर ही आप लिख लीजिए 1 माइनस लॉग 2 बेस 3 1 प्लस लॉग 2 बेस 3। हम क्या किए, ऊपर नीचे 1 माइनस लॉग 2 बेस 3 से इसे डिवाइड कर दिए, तो ऊपर में क्या बनेगा 1 और नीचे में 1 प्लस लॉग 2 बेस 3, और डिवाइड किससे किए थे 1 माइनस लॉग 2 बेस 3। फिर अगेन इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग 2 बेस 3 अपॉन 1 माइनस लॉग 2 बेस 3 का पावर -1, सेम ही चीज है ना, 1 अपॉन में चला जाएगा हमारा, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि ये चीज को ऐसा करते हैं, एक स्टेप लेकर ही चलते हैं। ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग, बेस कितना था, बेस दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस लॉग 2 टू द बेस 3 अपॉन 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 का पावर -1। और इधर क्या है, माइनस के साथ क्यूब है, तो ये माइनस साइन हमारा बाहर निकल जाएगा, -b लॉग 2 टू द बेस 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इधर साइन के अंदर माइनस रहता है तो वो बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन के अंदर साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस साइन एक्स, तो इधर हम लॉग 2 टू द बेस 3 लिख सकते हो। इधर क्या था +5। अब देखिए ये माइनस साइन उतर जाता है ना, लॉग n टू द बेस a में अगर n पे कुछ पावर है तो वो आप इधर उतार के लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन आपका इधर आ जाएगा, तो इधर से आप हटा के लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब इसे आप अच्छा से देखें तो इसका वैल्यू आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, इतना पार्ट को बस देखिएगा। देखिए a टाइम्स लॉग ऑफ दिस वन प्लस b टाइम लॉग ऑफ 2 बेस 3 का क्यूब प्लस c टाइम्स ये, अगर इन सभी को आप उस तरफ भेजेंगे तो ये सारा का सारा हमारा माइनस में बनेगा, और 4 को इस तरफ ले आइए तो 1 इक्वल टू ये सारा का सारा माइनस, मतलब इसका वैल्यू हमारा क्या है 1, 5 माइनस 1 बोले तो 4। आप चाहे तो इसे एक स्टेप और चाहे तो ऐसे बढ़ा के लिख लें, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। a टाइम्स लॉग 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 अपॉन 1 प्लस, ऊपर में प्लस था ना, ऊपर प्लस 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 3 प्लस b टाइम्स लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस, माइनस तो हम बाहर पहले ही कॉमन लें, तो c टाइम्स साइन लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस 5। और इसका वैल्यू हमारा कितना है, इसका वैल्यू हमारा कितना है 5 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा 4 माइनस 5 बोले तो -1। इसका वैल्यू कितना है हमारा -1, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा -1 -1, और इधर कितना है 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू हमारा कितना है 5 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा -1, तो माइनस टाइम्स ऑफ, और इधर माइनस लगा था वो नहीं भूलिएगा। इसका वैल्यू हमारा कितना है, इस बॉक्स का क्लोज ब्रैकेट के अंदर वाला चीज का वैल्यू हमारा कितना है -1, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 बोले तो 6, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। हालांकि आगे चल करके हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे और वहां पे देखेंगे
कि अंदर x के जगह पे -x रखने पर इवन में क्या फर्क पड़ता है और ऑड में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी बिना उसके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसे अलग से डब्बे में बंद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा का सारा सवाल है ना, हमारा इतना सारा जो सवाल सॉल्व किए, ये आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से कलम चलाएंगे, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में बैठना है आपको, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत होना चाहिए। क्वेश्चन देखकर आपको डर नहीं लगना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब आपको क्वेश्चन से लड़ना आता होगा। ये ऐसे लाइट आ रहा है ना कुछ, जो भी हो, तो आपको क्वेश्चन से लड़ना आना चाहिए। क्वेश्चन से लड़ना आना चाहिए मतलब आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, वो तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। सिर्फ लेक्चर वीडियो देख करके काम नहीं होगा, आपको खुद भी मेहनत करना होगा, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मेहनत करें। हाँ, ये भी नहीं हम बोलेंगे कि आप मेहनत के नाम पे टेंशन ले, इस तरह का भी हरकत ना करें। टेंशन नहीं लेना है आपको, अपना माइंड फ्री रखना है, जितना हो पाया उतना करिएगा। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी आपको लग रहा हो जेई जेई जेई, आईआईटी एनआईटी ये सब, बट ज़िंदगी इससे ज़्यादा कुछ है, ज़िंदगी इससे ज़्यादा कुछ है। तो अभी आप जो सोच रहे हैं ना कि बस यही है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, आपको अपना 100% लेकिन देना है। किसी फील्ड में आप कहीं भी जाए तो आप अपना 100% दीजिए, लेकिन उसका ऐसा टेंशन नहीं लीजिए कि अगर कुछ रिजल्ट खराब आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। बस आपको अपना काम करना है और प्रेशर नहीं डेवलप होने देना है अपने ऊपर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, बस अपना काम करना है ईमानदारी से। अपना काम बस ईमानदारी से करिए और किसी चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए। तो इससे ज़्यादा हम ज्ञान की बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है ना। उसके लिए कभी हम फिर आगे चल के कभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप एक मेहनत का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो खुद पे गर्व होना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे ये बोलेंगे ना कि अगर आपके हिसाब से अगर नहीं कुछ काम हो रहा, कुछ कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जेई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक चीज़ अगर एक एग्जाम्पल अभी आप मुझे देने के लिए बोलिएगा तो वो है लाइफ। आपका ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़िंदगी को अपना एंजॉय करिए और टेंशन प्रेशर को हावी नहीं होने दे अपने ऊपर, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो भी ठीक, हम मेहनत करेंगे बट उससे डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है? तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट इंप्रूव ही होगा। तो इन सभी का आंसर भी दिया हुआ है ना, तो आप अगेन वही चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि आप ऐसा नहीं करिएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे फिर आंसर देख रहे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे फिर आंसर देख रहे, ये काम आप नहीं करिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर पाए या फिर गलत सॉल्व कर पाए। और जो क्वेश्चन गलत हुआ उस पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आकर के देख लीजिएगा कि क्या आप ऐसा गलती कर रहे थे जिसके वजह से आपका फाइनल आंसर गलत आया, और उससे सीख करके फिर आगे बढ़े, ताकि आपसे दोबारा उस तरह का गलती ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसमें तो बहुत सारे हम क्वेश्चन डिस्कस किए ना। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो भी हमारा डिस्कशन का है, और ये 7th लेक्चर है ना। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो बोले तो 8th लेक्चर में भी सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहेंगे, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।